हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। इस सीरीज में इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आ रहे हैं। आज बात कर रहा हूँ आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सबसे बड़ा मुद्दा आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में टसल पहले गवर्नर से ही वो टेंशन रही है, फर्स्ट गवर्नर से। अगर आप इस सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आरबीआई बहुत लोग बनाने नहीं भी देना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था गवर्नमेंट की जो करेंसी इशू करने की पावर है, जो बहुत बड़ी पावर होती है, वो चली जाएगी। लेकिन क्योंकि एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका था, एक बैलेंस जरूरी था मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में, आरबीआई भी बनाया गया। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो एक ऑस्ट्रेलियन थे, जिनको कॉमर्शियल बैंकिंग का जबरदस्त एक्सपीरियंस था और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में मैनेजर रह चुके थे पहले, जिनको इंडिया में लाया गया 1926 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग गवर्नर बना के, जिससे कि उनको इंडियन बैंकिंग का भी एक्सपीरियंस हो जाए बिफोर ही टेक्स अप एज ए आरबीआई गवर्नर। और जिन पे ब्रिटिश सरकार का पूरा कॉन्फिडेंस था, उसके बावजूद भी, इतना कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी 3.5 साल का उनका टेनर था और 18 महीने के अंदर उन्हें रिजाइन कर दिया। असली कारण आज तक पता नहीं चला। टॉप सीक्रेट है ये आरबीआई का। रूमर्स तो ये तक हैं कि उनका कलकत्ता आरबीआई के जो मैनेजर थे, उनकी वाइफ के साथ अफेयर था। रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज करी थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, पहले इंडियन गवर्नर सर सीडी देशमुख ने अपनी एक स्पीच में कहा था, और वो भी जब वो आरबीआई में गवर्नर थे, उन्होंने ये अपनी स्पीच में कहा था कि ऑसबॉर्न स्मिथ के उस समय के फाइनेंस मेंबर सर जेम्स ग्रिक से खतरनाक डिफरेंसेस थे। सर जेम्स ग्रिक जो ब्यूरोक्रेट थे और ऑसबॉर्न स्मिथ से बिल्कुल डिफरेंट टाइप का नेचर था। यहाँ पर ऑसबॉर्न स्मिथ के लिए पब्लिक में और इंडियन बिजनेस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट आ गई थी। वो इसीलिए शायद अपॉइंट भी किए गए थे। आरबीआई को एक प्रेस्टिजियस, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन बनाना है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाना है, इसलिए कोई ब्रिटिश सरकार का कोई सिविल सर्विसेज का आदमी अपॉइंट करने की बजाय एक इंडिपेंडेंट बैंकर को अपॉइंट किया गया आरबीआई का पहला गवर्नर, और वो भी ऑस्ट्रेलियन थे। तो उससे क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है, इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे जेम्स ग्रिक को, जो फाइनेंस मेंबर थे उस समय, आज के फाइनेंस मिनिस्टर समझ लीजिए, उनको आरबीआई को ऑर्डर देने की आदत थी, जिसको ऑसबॉर्न स्मिथ पसंद नहीं करते थे। और ये बात डॉक्यूमेंटेड है। ऑसबॉर्न स्मिथ ने सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास को, जो आरबीआई के बोर्ड में हुआ करते थे, उनको ये बात लिख के भेजी, आई एम सिक टू डेथ टू द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट ऑफ डोमिनेशन ऑफ आरबीआई। और यहाँ पर जो जेम्स ग्रिक गेम खेलते थे, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे जेम्स टेलर, जो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर थे और इंडियन सिविल सर्विसेज से आते थे, तो उससे पहले वो ग्रिक के साथ काम कर रहे थे, अच्छी ट्यूनिंग थी। और दूसरे डिप्टी गवर्नर सिकंदर हयात खान, वहां पर शायद इन्फ्लुएंस थोड़ा कम था। ऐसा मत सोचिए, ये कहानी आज की डेट में बहुत बदल गई है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, दिसंबर 1918 में डॉक्टर उर्जित पटेल ने भी रिजाइन किया था अपना टर्म पूरा होने से पहले। उन्होंने भी पर्सनल रीजन लिखा, जैसे सर ऑसबॉर्न स्मिथ ने लिखा कि रीजन पर्सनल है। डॉक्टर उर्जित पटेल के बाद डॉक्टर विमल आचार्य भी चले गए थे जुलाई 2019 में, क्योंकि गवर्नमेंट माइक्रो मैनेज करने को आ रही थी आरबीआई को। 90 साल बाद भी कहानी बहुत बदली नहीं है। आज भी आपको गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच की टसल जब जब गवर्नर बहुत स्ट्रांग होता है तब तब सुनाई देती है। रघुराम राजन और गवर्नमेंट के बीच की टसल भी आपको मालूम है। रघुराम राजन तो पब्लिकली बोलते भी हैं। इसी तरीके से सर ऑसबॉर्न स्मिथ भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के खिलाफ वोकल भी थे। इनफैक्ट जब वो 1930 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग गवर्नर थे, तभी भी उन्होंने ये बोला था कि गवर्नमेंट अननेसेसरी इंटरफेयर करती है। देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में भी उन्होंने ओपनली, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में बैठे हुए थे, वहां से जो इंस्ट्रक्शन आ रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठाई और बोला ये बैंक लंदन से नहीं चलेगा। आरबीआई में आने के बाद वो बहुत क्रिटिकल थे गवर्नमेंट के एक्सचेंज रेट को लेकर, कि गवर्नमेंट ने अननेसेसरी डिफ्लेशनरी प्रेशर बना रखा है एक्सचेंज रेट कंट्रोल करके। उन्होंने ये भी प्रपोज किया, जो भारत से गोल्ड का एक्सपोर्ट हो रहा है उसको कम करने के लिए गोल्ड पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। उनको लोग प्रो इंडियन बोलते थे, वो इंडियन बिजनेस की ओर सॉफ्ट थे, इसीलिए उनको इंडियन बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत सपोर्ट था। इंडियन मर्चेंट चैम्बर बॉम्बे स्मिथ के सपोर्ट में था। इनफैक्ट जब अक्टूबर 1936 में ऑसबॉर्न स्मिथ ने रिजाइन किया, उसके बाद जब बोर्ड मीटिंग बैठी है 8 फरवरी 1937 को, तो वहां पर बोर्ड मेंबर्स ने एक क्वेश्चन पूछा। उस समय एक्टिंग गवर्नर होते थे जेम्स टेलर, जो
बाद में गवर्नर बने, सेकंड गवर्नर ऑफ द आरबीआई, और उस समय वो डिप्टी गवर्नर थे, उन्होंने यही जवाब दिया, पर्सनल रीजन से वो रिजाइन कर रहे हैं। बाद में सीडी देशमुख, सर सीडी देशमुख 1948 में अपने एक लेक्चर में बोलते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ ने छोड़ा था बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस विद फाइनेंस मेंबर जेम्स ग्रिग हु वाज नॉट हैप्पी विद द लोअरिंग ऑफ द बैंक रेट, और दूसरा रीजन था टेम्परामेंटल इनकॉम्पेटिबिलिटी विद डिप्टी गवर्नर जेम्स टेलर, जो डायरेक्टली डील कर रहे थे फाइनेंस मेंबर से। जेम्स ग्रिग और टेलर की काम करने के तरीके मिल रहे थे और यहाँ पे ऑसबॉर्न स्मिथ अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस कर रहे थे, जबकि वो गवर्नर की पोजीशन पे थे। इनके बीच टसल इतना बढ़ रहा था, ये जो आरोप हैं ऑसबॉर्न स्मिथ के अफेयर को लेकर या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये आरोप मीडिया में गढ़े गए थे, प्लांट किया गया था इन आरोपों को। लेकिन आरबीआई की रेपुटेशन भी स्टेक पे थी और सर ऑसबॉर्न स्मिथ को पसंद करते थे लॉर्ड मोंटागू नॉर्मन, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, और उनके अंडर में ऑसबॉर्न स्मिथ ने पहले काम भी किया है। वो एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालते हैं कि सर ऑसबॉर्न स्मिथ को वॉलंटरली रिजाइन करने दिया जाए। अक्टूबर 1936 में रिजाइन करने के बाद फाइनली उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाता है। 1 जुलाई 1937 से 8 महीने तक वो लीव पर माने जाते हैं और 50,000 रुपए, उसमें 50,000 रुपए बड़ा अमाउंट था, 50,000 रुपए की ग्रेजुटी भी उनको जो एग्रीड थी पहले से वो भी दी जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आरबीआई की जो रेपुटेशन थी एज एन इंस्टीट्यूशन वो बनी रही। इस बात का क्रेडिट हर लिटरेचर में दिया गया है कि सर ऑसबॉर्न स्मिथ को जिस पर्पज से लाया गया था, एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक देश का सेंट्रल बैंक स्टेब्लिश करना है, वो काम उन्होंने अपने 18 महीने के टेंडर में भी कर दिया था। लेकिन आरबीआई से उनका डिपार्चर कितना ऑकवर्ड रहा होगा कि 1990s तक आरबीआई के बोर्ड रूम में उनकी एक पोर्ट्रेट तक नहीं थी, जहाँ पे सारे गवर्नर्स की पोर्ट्रेट लगी हुई है। फिर उस समय वेंकटा रमन साहब गवर्नर होते थे, उन्होंने पता लगाया तो आरबीआई के मद्रास ऑफिस में उनकी एक फोटोग्राफ मिली। उस फोटोग्राफ के बेस पे पोर्ट्रेट बनाया गया और रंगराजन साहब के टाइम में बाकी गवर्नर्स के साथ सर ऑसबॉर्न स्मिथ के पोर्ट्रेट को भी जगह मिली। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो अपने टर्म को पूरा करके ना गए हों, लेकिन एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन खड़ा करने के लिए टर्म से पहले रिजाइन करना हैव बीन ए ग्रेट सैक्रिफाइस। ये डोमिनेंस का टसल कभी खत्म नहीं होगा और सोवरेन तो गवर्नमेंट होती है, लेकिन गवर्नमेंट के अपनी इंटरेस्ट और अपनी मजबूरियां होती हैं। देश की मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आरबीआई में टॉप लेवल के प्रोफेशनल्स गवर्नमेंट के खिलाफ भी स्टैंड ले पाते हैं और ये शुरुआत पहले गवर्नर से हुई है। ये जान के आरबीआई का इतिहास और स्ट्रॉन्ग लगता है। मैं बहुत शॉर्ट में ये स्टोरी बता रहा हूँ। अगर आपके कोई भी प्रश्न है इसको लेकर तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई इन द कमेंट। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर कीजिए। द पर्पज हियर इज टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल बैंक। वी एट iExamBee आर हेल्पिंग इन अनफोल्डिंग योर पोटेंशियल to make your job preparation 50% faster. We see you all the best.